नमस्कार, मेरा नाम है सौम्या खान और आप देख रहे हैं इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म। निशिकांत दुबे ने सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठाते हुए कहा, सुप्रीम कोर्ट संसद को तानाशाही से नहीं चला सकता। यहां इस तानाशाही शब्द को आखिर तक पकड़कर रखिएगा, क्योंकि इसी के चक्कर में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस घिरते हुए नजर आ रहे हैं। पटना हाई कोर्ट के पूर्व जस्टिस राकेश कुमार ने राष्ट्रपति को एक चिट्ठी लिखी है, जिसमें पूर्व सीजेआई डीवीआई चंद्रचूड़ के खिलाफ सीबीआई जांच करवाने की मांग करी गई है। एक तरफ देश में सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रपति और संसद के बीच टकराव चल रहा है, दूसरी तरफ राष्ट्रपति के पास पूर्व सीजेआई के खिलाफ शिकायत पहुंचना गंभीर मामला बन जाता है। तो आज आपको इस मामले के बारे में बताएंगे, जिस मामले में पूर्व सीजेआई के खिलाफ सीबीआई जांच की मांग की गई और किस तरह से सिस्टम इस देश का काम कर रहा है, उसे भी समझने की कोशिश करेंगे। और जो निशिकांत दुबे ने तानाशाही शब्द का इस्तेमाल किया है, उसका भी आपको मतलब आखिर तक समझ आ ही जाएगा। दरअसल मामला तीस्ता सीतलवाड़ से जुड़ा था। जब तीस्ता सीतलवाड़ की जमानत याचिका जिला अदालत और हाई कोर्ट से खारिज कर दी गई थी, तब मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका था। सुप्रीम कोर्ट ने एक दिन में 2 बार पीठ का गठन करके तीस्ता सीतलवाड़ को जमानत देने का काम किया था और कहा था, अगर जमानत मिल जाएगी तो कोई पहाड़ नहीं टूट जाएगा। तीस्ता के ऊपर तो पहाड़ नहीं टूटा, लेकिन अब लगता है पूर्व सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के ऊपर पहाड़ टूटता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि पटना हाई कोर्ट के पूर्व जस्टिस ने जो आरोप अपनी चिट्ठी में लगाए हैं, वो बेहद ही आरोप गंभीर दिखाई पड़ रहे हैं। जस्टिस राकेश कुमार ने अपनी चिट्ठी में क्या लिखा है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। उससे पहले जान लीजिए कि इस चिट्ठी पर राष्ट्रपति ने एक्शन क्या लिया है। चंद्रचूड़ पर इन आरोपों की चिट्ठी को राष्ट्रपति ने मंजूरी देकर कानून मंत्रालय को भेजा और वहां से कार्रवाई के लिए इसे कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग को भेज दिया गया। मतलब चिट्ठी पर कार्रवाई की शुरुआत हो चुकी है। फैसला क्या होता है, कब होता है, वे देखने की बात होगी। अब उस चिट्ठी की भी कुछ लाइनें आपको दिखाते हैं, जिससे पूरे मामले को समझने में आपको काफी मदद मिल जाएगी। दरअसल 10 नवंबर 2024 को पूर्व सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ सेवानिवृत्त हो रहे थे और 8 नवंबर को पटना हाई कोर्ट के पूर्व जस्टिस राकेश कुमार राष्ट्रपति को एक चिट्ठी लिखते हैं। इस चिट्ठी में एक शिकायत लिखी जाती है और शिकायत में पूर्व सीजेआई चंद्रचूड़ के खिलाफ अनुचित आचरण और पद के संभावित दुरुपयोग के आरोपों की जांच की मांग की जाती है। शिकायत में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 17A के तहत भारत के राष्ट्रपति से अनुमति मांगी कि सीबीआई को तीस्ता सीतलवाड़ की जमानत याचिका पर सुनवाई के लिए 1 जुलाई 2023 को शीर्ष अदालत की गर्मियों की छुट्टी के दौरान 2 अलग अलग पीठों के गठन में न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ की भूमिका की जांच शुरू करने की अनुमति दी जाए। दरअसल जिस दिन तीस्ता सीतलवाड़ को जमानत दी गई, उस दिन सीजेआई छुट्टी पर थे और कोर्ट की गर्मियों की छुट्टी चल रही थी। लेकिन जैसे जैसे ही तीस्ता सीतलवाड़ के वकील इस मामले को लेकर कोर्ट पहुंचते हैं, ये मामला लिस्ट कर दिया जाता है और सुनवाई भी शुरू कर दी जाती है। शाम को तकरीबन 6:30 बजे अदालत कार्रवाई करती है। 2 जजों की पीठ बनाई जाती है। दोनों जजों की जमानत देने पर सहमति नहीं बनती, दोनों के विचार अलग अलग होते हैं। तब फिर एक दूसरी पीठ का गठन किया जाता है, एक बड़ी पीठ का गठन किया जाता है। वो पीठ तीस्ता को जमानत देती है। रात के 10 बजे जमानत दी जाती है और कहा जाता है कि अगर कुछ दिनों की अंतरिम जमानत मिल जाती है तो कोई आसमान नहीं टूट पड़ेगा। अब आप ये भी समझ लीजिए कि तीस्ता को जमानत देने का मामला इतना गंभीर क्यों हो जाता है। उसके लिए आपको तीस्ता सीतलवाड़ पर लगे आरोपों को समझना होगा। तीस्ता सीतलवाड़ पर गोधरा दंगों के सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने के आरोप हैं। गोधरा कांड में प्रधानमंत्री मोदी और अधिकारियों की साजिश बताने के उनके ऊपर आरोप लगे हैं। गोधरा दंगों में पीड़ितों के लिए जो भी धन जुटाया गया था, उसके गबन करने के भी आरोप लगे हैं। कई लोगों से फर्जी एफिडेविट लेने की बात भी सामने आई है, लेकिन अदालत के लिए ये शायद गंभीर आरोप नहीं थे। तीस्ता को जमानत मिले या ना मिले, ये मामला ज्यादा चिंतनीय था, इसलिए जमानत दे दी जाती है। हाईकोर्ट के फैसले को पलट दिया जाता है और इसी कारण पटना हाईकोर्ट के पूर्व जस्टिस राकेश कुमार अपनी चिट्ठी में लिखते हैं, भारी मन से और न्यायिक प्रणाली में आम जनता का विश्वास बहाल करने के लिए न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ के अनुचित आचरण के संबंध में जांच करने के लिए राष्ट्रपति से संपर्क करने के लिए बाध्य हुए हैं, जिन्होंने अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग करते हुए एक आरोपी तीस्ता अतुल सीतलवाड़ को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अनुचित
लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से एक ही तिथि पर 2 बार पीठ का गठन किया था। जस्टिस कुमार अपनी चिट्ठी में कहते हैं कि शीतलवाड़ की जमानत पहले सत्र न्यायालय और फिर गुजरात उच्च न्यायालय ने 1 जुलाई 2023 को खारिज कर दी थी। हालांकि उसी दिन उन्होंने विशेष अनुमति याचिका दायर कर सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया था और जमानत मिल गई थी। यहाँ बड़ा सवाल ये भी है कि क्या आज आम आदमी के लिए भी न्याय का दरवाजा खटखटाना इतना ही आसान है जितना कि पहुंच वाले लोगों के लिए है, पैसे वाले लोगों के लिए होता है? क्या आम लोगों के लिए जो तकरीबन 4.5 करोड़ केस अदालतों में पेंडिंग पड़े हैं, उनके लिए भी ऐसी व्यवस्था कभी की जा सकेगी? नहीं, उनके लिए दूसरी व्यवस्था नियुक्त की गई है। उनके लिए कोर्ट ने तारीख पर तारीख की व्यवस्था की है। जेलों में गरीब लोग पड़े हैं जिनके पास वकील करने के पैसे नहीं है, जिनकी औकात महंगे वकील करने के पैसे देने की बिल्कुल भी नहीं है। उनके लिए इस देश में न्याय भी बहुत सामान्य नहीं है। 2019 के बाद से तो औसतन हर मिनट 23 नए मामले इस देश में दर्ज होते हैं। ऊपरी अदालतों में 41% ऐसे मामले हैं जो 5 साल से ज्यादा वक्त से पेंडिंग पड़े हैं। 45 लाख से ज्यादा केस ऐसे हैं जिन्हें दर्ज हुए 10 साल से ज्यादा हो गए। उच्च न्यायालयों में जजों की 42% सीटें खाली पड़ी है। मतलब जब जज ही नहीं है तो फिर सुनवाई करेगा कौन? एक तरफ करोड़ों की पेंडिंग है, दूसरी तरफ तीस्ता के लिए रात 10 बजे तक कोर्ट खुलता है। निर्भया के आरोपों की फांसी रोकने के लिए रात को अदालत खुल जाती है। आतंकी याकूब मेमन की फांसी पर रोक लगाने के लिए भी रात को अदालत खोल दी जाती है। और दूसरी तरफ देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पूर्व सीजेआई और अन्य जजों के सामने कहती हैं कि खर्च, भाषा न्याय चाहने वाले नागरिकों के लिए बाधाएं हैं। न्याय तक सभी की पहुंच में सुधार के लिए संपूर्ण प्रणाली को नागरिक केंद्रित बनाने की जरूरत है। हमें खुद से पूछना चाहिए, खासकर आज जैसे मौकों पर, क्या देश के हर एक नागरिक के लिए न्याय पाना आसान है? राष्ट्रपति के इस बयान को सुप्रीम कोर्ट और उसके जजों ने शायद हल्के में लिया होगा। राष्ट्रपति को भी हल्के में लिया होगा, तभी तो सुप्रीम कोर्ट अदालती कार्यवाही को बेहतर करने के बजाय, आम लोगों तक न्याय पहुंचाने के बजाय राष्ट्रपति को ही आदेश दे देता है। सुप्रीम कोर्ट इस बात को नजरअंदाज कर देता है। इस देश में न्याय कैसे मिल रहा है उस बात पर प्रकाश राष्ट्रपति भी डाल चुकी है। ऐसा भारत भी हो सकता है। शायद लोकतंत्र की इसी खूबसूरती की बात हिंदुस्तान में की जाती है, जहां राष्ट्रपति को भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आदेश दे दिया जाता है। लेकिन अब राष्ट्रपति ने जैसे पूर्व जस्टिस राकेश कुमार की चिट्ठी का संज्ञान लिया है, उसे आगे भेजकर कार्यवाही करने का जो काम किया है, उसके बाद देखना यह है कि चंद्रचूड़ के लिए यह कितना भारी पड़ता है। बाकी जो न्याय व्यवस्था इस देश में चल रही है और ये खास लोगों के लिए और आम लोगों के लिए जिस तरीके से अलग है, उस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए इंडिया डेली को सब्सक्राइब करना ना भूलें।